हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ब्राइट अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज वॉइसरोस को कवर करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने वॉइसरोस को ही कवर किया था, आज उससे नेक्स्ट हम आगे कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो पिछला हमने लेक्चर कवर किया था उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में उनका रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन हमारे पास वो हैं जिनको हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं इंडिया में? वॉइसरॉय। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास लॉर्ड रिपन। ओके, जी हाँ, याद रखें, करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, इन विच ईयर क्वीन विक्टोरिया टुक द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कब क्वीन विक्टोरिया ने टाइटल लिया था एम्प्रेस ऑफ इंडिया का, कौन से ईयर में? चलिए मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, दिल्ली दरबार के दौरान ये सब लिंक है कहीं ना कहीं, जिस समय फर्स्ट दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है 1876। रॉयल टाइटल एक्ट पास होता है और उसके बाद क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि दी जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, स्वामी विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स इन विच ईयर एट शिकागो। तो शिकागो में बड़ी फेमस स्पीच थी उनकी, स्वामी विवेकानंद जी की। तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन ये कौन से ईयर में हुआ था स्टूडेंट? स्वामी विवेकानंद के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। करेक्ट आंसर है 1893। याद रखेंगे, 1893 में हमारे पास पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन हुआ था शिकागो में, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने बहुत हिस्टोरिक स्पीच दी थी। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम शुरू करते हैं वॉइसरॉस ऑफ इंडिया के साथ, और जिसको सबसे पहले हम कवर करने जा रहे हैं वो है लॉर्ड मिंटो 2। इससे पहले हमने लॉर्ड मिंटो 1 को कवर किया था, सो नाउ वी गोइंग टू कवर द लॉर्ड मिंटो 2। ओके, देखिए स्टूडेंट, लॉर्ड मिंटो 2 के टाइम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज होती है, पहले उनमें से कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए, आपने याद रखना है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो हमारे पास सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने की थी, लेकिन आगा खां इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे। जी हाँ, याद रखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मिलकर की थी, और आगा खां इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे। इन कौन से ईयर में? 1906 में। और लॉर्ड मिंटो 2 उस समय भारत के वॉइसरॉय थे। एक छोटा सा पॉइंट और, नेक्स्ट, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन कैसे होता है? देखिए, सूरत का जब सेशन होता है 1907 में, तो हमारे पास क्या होता है कि जो नरम दल है और गरम दल है, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं। तो जो कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में, उस समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे? अगेन लॉर्ड मिंटो 2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहां पर याद रखेंगे सीडीटीएस मीटिंग्स प्रोहिबिशन एक्ट ये लेकर आते हैं, जहां पर एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को कवर करने की कोशिश की जाती है। आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जो है वो काफी पॉपुलर हो चुकी है। तो ये बोलते हैं कि ऐसी मीटिंग्स जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बातचीत हो रही है वो सब प्रोहिबिट किया जाए, उस सबको बंद किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास लॉर्ड मिंटो 2 के टाइम पर आता है सीडीटीएस मीटिंग प्रोहिबिशन एक्ट 1907। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब ये मोरले कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि जॉन मोरले इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एट दैट टाइम। हमारे पास उस समय जॉन मोरले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है। तो हमारे पास इनके टाइम पर हमारे पास आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो इसको हम मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ये अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। ओके, इनके टाइम पर इंडियन प्रेस एक्ट आता है, जिसमें प्रेस को बहुत बुरे तरीके से कंट्रोल करने की बात की जाती है, और वही बात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का कहीं ना कहीं ये मॉडिफाइड वर्जन ही है एक तरह से, कि इसमें प्रेस को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। जमशेदजी टाटा इस समय टिस्को की एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, जो टाटा स्टील की बात यहाँ पे हो रही है, स्टील से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसकी एस्टेब्लिशमेंट 1907 में होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड मिंटो 2। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और मैं स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा लॉर्ड मिंटो 2 के बारे में, कि हमारे पास याद रखेंगे इनके टाइम पर एग्जीक्यूशन होती है, फांसी पर चढ़ाया जाता है किसको? खुदीराम बोस जी को। खुदीराम बोस एक फ्रीडम फाइटर है और महज 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, और ये भी हमारे पास किसके टाइम पीरियड पे होता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड मिंटो 2। ओके, अब हम देख लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि जॉन मोरले जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है फॉर इंडिया और लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया दोनों मिलकर इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1909 लेकर आते हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि इंडियंस को मेंबरशिप दी जाएगी एट द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें भारतीयों को भी अब मेंबर बनाने का प्रावधान किया गया पहली बार। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या था, देखिए फूट डालो राज करो की नीति को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट ले आए। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट क्या है, देखिए स्टूडेंट, इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास कुछ इलाके जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी में है, यानी कि सिंपल हिंदी में बात करूं तो ज़्यादा तादाद में है, तो वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट को ही चुना जाएगा। लेकिन उसके लिए वोट भी कौन करेंगे, सिर्फ मुस्लिम्स करेंगे, दूसरी कम्युनिटीज को वोट करने का अधिकार नहीं होगा। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो आपने याद रखना है कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट किस वाइसरॉय के टाइम पर आया था, तो वो थे लॉर्ड मिंटो। और इन्हीं के टाइम पर याद रखेंगे मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लीग भी बनी थी। जी हाँ, मुस्लिम से रिलेटेड 2 पॉइंट्स हमने कवर किए हैं यहाँ पर लॉर्ड मिंटो 2 के टाइम पीरियड पर। एक तो है कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का आना, जो कि कहाँ प्रावधान किया गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि हमारे पास किसने की थी, सलीमुल्लाह खां और हमारे पास आगा खान है। ओके, ढाका बांग्लादेश में, जिसको आज ढाका बोलते हैं, उस समय ढाका बोला जाता था, 1906 में। ये आप छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे। इसमें एक और प्रावधान कहा गया स्टूडेंट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में क्या कहा गया कि बजट को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। जी हाँ, द मेंबर्स को डिस्कस द बजट, जो आज भी हमारे पास होता है, आज भी हमारे पास बजट डिस्कस किया जाता है। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस की भी बात की गई। पहली बार यहाँ पर यह बात की जा रही है कि जो बजट है, जो खर्चा हमने करना है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत के अंदर ब्रिटिश इरा में पहली बार किस पर्सन ने बजट प्रेजेंट किया था। नेम द पर्सन हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो लॉर्ड मिंटो के टाइम पर एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है स्टूडेंट, वो आप याद रखेंगे। यहां पर एक प्रावधान किया जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में। वो क्या कहा जाता है कि एसपी सिन्हा को इंडियन मेंबर अपॉइंट किया जाए, मतलब कि एज अ मेंबर अपॉइंट किया जाए, सॉरी, इन द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो हमारे पास एसपी सिन्हा को वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर अपॉइंट किया जा रहा है। तो पहली बार कोई इंडियन मेंबर अपॉइंट हुआ है। तो आपने याद रखना है, पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया, नेम द फर्स्ट इंडियन मेंबर टू बी अपॉइंटेड इन द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो वो है सत्येंद्र प्रताप सिन्हा या एसपी सिन्हा। और ये किसके टाइम पर हुआ, लॉर्ड मिंटो के टाइम पर। ओके, मैं फिर से एक बार जल्दी से सारे पॉइंट्स रिकॉल कर देता हूँ लॉर्ड मिंटो के टाइम पर क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो हमारे पास मुस्लिम लीग की स्थापना। ओके, दूसरा हमने क्या बात की कि जो हमारे पास सूरत सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और उसमें जो हमारे पास कांग्रेस है वो हमारे पास विभाजित हो जाती है, नरम दल और गरम दल के रूप में बट जाती है कांग्रेस ड्यूरिंग द सूरत सेशन ऑफ 1907। इसके बाद मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। एक बहुत ही यंग फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे बंगाल से, याद रखेंगे। तो ये सब हमारे पास किसके टाइम पर होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड मिंटो 2। और मुस्लिम से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट आया है मिंटो के टाइम पर, और दूसरा हमारे पास क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। ये दोनों पॉइंट बार बार क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास लॉर्ड हेड्रिंज 2। नेक्स्ट जो वॉइसरॉय आ जाते हैं वो लॉर्ड हेड्रिंज 2, 1910 से 1916 का इनका कार्यकाल रहा। देखिए स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इससे पहले लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। तब से बंगाल के अंदर सेटलमेंट नहीं हो पा रही थी, बंगाल के अंदर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस चल रही थी। तो ये बंगाल का विभाजन वापस ले लेते हैं। लॉर्ड हेड्रिंज 2 क्या करते हैं, एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। तो 2 क्वेश्चंस मेरे पास हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन क्या कि बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। लेकिन बंगाल के विभाजन को वापस किसने लिया था, तो वो लिया था लॉर्ड हेड्रिंज 2 ने। इनके टाइम पर स्टूडेंट 3rd दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया जाता है। किंग जॉर्ज 5 हमारे पास भारत आते हैं, उनके ऑनर में 3रा दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यहां पर एक और डिसीजन लिया जाता है, आपको याद रखना है, इंडिया के अंदर डिसीजन लिया जाता है कि कैपिटल जो है, भारत की जो राजधानी है, वो हम कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दें। देखिए स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि पहले ब्रिटिश इंडिया की जो कैपिटल हुआ करती थी, वो हुआ करती थी, ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी कलकत्ता। लेकिन यहां पर डिसीजन लिया गया कि उसको हमारे पास दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। और ये डिसीजन कब लिया गया, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड हेड्रिंज 2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिहार प्रोविंस को क्रिएट किया गया। इससे पहले बिहार कोई प्रोविंस या कोई अलग से एक स्टेट नहीं हुआ करती थी। बिहार प्रोविंस को क्रिएट किया गया 1912 में। और आपने याद रखना है, बिहार प्रोविंस को
हमारे पास कहाँ से अलग किया गया था, बंगाल से अलग करके बनाया गया था। ये हुआ लॉर्ड हेड्रिंज के टाइम पर। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा लॉर्ड हेड्रिंज 2 के टाइम पीरियड पे कि हिंदू महासभा की स्थापना होती है। ये भी आप याद रखेंगे, ये हम अगले स्लाइड में हम कवर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर बम फेंका जाता है। ये दिल्ली में एक बार एंट्री कर रहे होते हैं, इनकी एंट्री के ऊपर बम फेंका जाता है कुछ रेवोल्यूशनरियों के द्वारा, लेकिन उसमें बच निकलते हैं लॉर्ड हेड्रिंज 2। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके टाइम पर, स्टूडेंट याद रखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैकमोहन बॉर्डर लाइन वाज क्रिएटेड। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है दैट इज नोन टू बी मैकमोहन लाइन, और वो जो लाइन है, जो बॉर्डर है, वो प्रिपेयर किया था ब्रिटिश ऑफिसर मैकमोहन ने। तो दैट्स व्हाई इट्स नोन टू बी मैकमोहन लाइन। तो ये प्रिपेयर की गई इंडिया और चाइना के बीच में 1914 में। याद रखेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अगेन लॉर्ड हेड्रिंज 2। ये मैप जो आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसमें जो रेड, येलो और जो हमारे पास ब्लू कलर में जो लाइन आपको दिखाई दे रही है डार्क कलर में, दैट इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है, जो कि हमारे पास मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। दैट इज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर मैकमोहन। ओके, लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 1, हिंदू महासभा की स्थापना। जैसे हमने पिछले यहाँ पर स्लाइड में बात की कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है मुस्लिम्स के बारे में बात करने के लिए, तो मुस्लिम्स जो हमारे पास कम्युनिटी है उसके जो वेलफेयर है उसके बारे में बात करने के लिए एक मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उस समय। तो उसी तरह से हिंदू महासभा की स्थापना भी हो जाती है हिंदुओं के रिगार्डिंग। हिंदू की एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, और इसको बनाने का जो क्रेडिट है वो जाता है मदन मोहन मालवीय को। सो हिंदू महासभा एस्टेब्लिश बाय मदन मोहन मालवीय इन 1915। मदन मोहन मालवीय के बारे में स्टूडेंट याद रखेंगे, ही इज ऑल्सो नोन टू बी द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। BHU के फाउंडर के रूप में भी हम किसको याद करते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय को। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है आज की डेट में। तो उनको उस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने का भी जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है। और अभी रिसेंटली इनको, हमारे पास आपको पता होना चाहिए, भारत रत्न से भी नवाजा गया था पोस्टमसली, मरणोपरांत जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जिस पर्सन की हम बात करने जा रहे हैं वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ओके, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके टाइम पर पहला पॉइंट देख लेते हैं, वो था होम रूल मूवमेंट की स्टार्टिंग होना। होम रूल लीग क्या था कि इंडिया में होम रूल की परमिशन दे दी जाए, कि एटलीस्ट जो लोकल लेवल पर जो रूल्स और रेगुलेशन है वो बनाने की जो परमिशन है वो इंडियंस को मिल जाए। तो ये होम रूल लीग मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। और ये जो पूरा का पूरा आइडिया था ये कहाँ से हमारे पास लिया गया था, दैट इज फ्रॉम आयरिश रेवोल्यूशन। ये आप याद रखेंगे, इसका सारा का सारा आइडिया, होम रूल लीग मूवमेंट का जो आइडिया था वो कहाँ से लिया गया था, दैट इज फ्रॉम आयरिश रेवोल्यूशन। क्योंकि आप इस चीज को याद रख सकते हैं कि एनी बेसेंट कहाँ से हमारे पास बिलोंग करती थी, आयरलैंड से बिलोंग करती थी। तो द आइडिया ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट इज टेकन फ्रॉम, हाँ जी, आयरलैंड। आइडिया ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट टेकन फ्रॉम आयरलैंड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लखनऊ पैक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग एक समझौता होता है लखनऊ पैक्ट, किस किस के बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को स्टूडेंट क्या लगता है कि अगर वो दोनों एक साथ हो जाएं और ब्रिटिशर्स के सामने अपनी मांगे रखें तो वो अच्छे ढंग से अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। तो इसीलिए लखनऊ पैक्ट साइन होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे कैसे क्वेश्चन ये पूछा गया है मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा गया है कि आप उस वो ईयर बताइए जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपना जो सेशन है वो लखनऊ में एक साथ कंडक्ट किया था। जी हाँ, दोनों ने अपना सेशन एक साथ कंडक्ट किया था, दैट इज इन द ईयर 1916। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, गांधी जी का अराइवल हो जाता है। गांधी जी वापस भारत आ जाते हैं। आप याद रखेंगे ये सब किसके टाइम पर होता है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पर। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पर हमारे पास गांधी जी भारत वापस आते हैं, और उसके बाद सबसे पहला सत्याग्रह जो उन्होंने लीड किया था वो था चंपारण सत्याग्रह। जी हाँ, अराइवल ऑफ गांधी जी 1915 में वो भारत आए और पहला जो सत्याग्रह उन्होंने लीड किया था चंपारण सत्याग्रह था। इसको हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल में स्टूडेंट। गांधी जी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनेगी, उसमें हम गांधी जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। पूरी वीडियो ही गांधी जी को डेडिकेटेड रहेगी। ओके, चंपारण सत्याग्रह आपको पता ही होगा कि फार्मर्स का एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी, तो उसको हम वहां पे कवर कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब गांधी जी ने अपना पहला प्रोटेस्ट भारत में किया तो उस समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वॉइसरॉय थे। ओके, मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन आता है 1917 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको हम अगली स्लाइड में कवर कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है
रॉलेट एक्ट 1919। अब ये क्या स्टूडेंट, देखिए जैसा कि आपने सुना होगा रॉलेट एक्ट के बारे में, कहीं ना कहीं बचपन में जरूर पढ़ा होगा। रॉलेट एक्ट में क्या होता है कि जस्टिस रॉलेट इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या प्रावधान किया गया होता है कि हमारे पास किसी भी पर्सन को बिना मुकदमा चलाए अरेस्ट किया जा सकता है। ओके, तो यहां पर क्या किया जाएगा कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी ट्रायल, बिना मुकदमा चलाए, और 2 साल तक के लिए किसी को भी जेल में बंद रखा जा सकता है इस रॉलेट एक्ट का यूज करते हुए। तो बहुत सारे लोकल लीडर्स को इसके चलते अरेस्ट कर लिया जाता है, और फिर इसी के चलते होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल में। सो अगली वीडियोस में कवर करेंगे इसको हम डिटेल में, रॉलेट एक्ट को भी और जलियांवाला बाग मैसेकर को भी। लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात, हम कौन सा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये क्वेश्चन कवर कर रहे हैं कि जब भारत में रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता ही होगा, अमृतसर में हमारे पास जनरल डायर के ऑर्डर पर फायरिंग होती है, जिसमें बहुत से निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, इनके टाइम पर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या है, ये आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। खिलाफत मूवमेंट क्या थी कि वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद हमारे पास क्या होता है कि टर्की के अंदर जो खलीफा होता है, टर्की के अंदर एक खलीफा की पोजीशन होती है जो सभी वर्ल्ड के मुस्लिम्स का एक तरह से हेड माना जाता है। तो उस पोजीशन को जो ब्रिटिशर्स हैं वो खत्म कर देते हैं, उस पोजीशन को जो ब्रिटिशर्स हैं वो खत्म कर देते हैं। तो मुस्लिम्स जो हैं, इंडियन मुस्लिम्स जो हैं, उस डिसीजन का विरोध करते हुए भारत में खिलाफत मूवमेंट शुरू करते हैं कि हमारे खलीफा की पोजीशन को फिर से वापस लेकर आओ इन टर्की। तो खिलाफत मूवमेंट शुरू होती है जो आगे चलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मर्ज हो जाती है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको हम आगे वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे, ओके, असहयोग आंदोलन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब भारत में शुरू हुई तो फिर से वही क्वेश्चन, उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे, तो वो थे हमारे पास लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कितने सारे इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एसपी सिन्हा की अपॉइंटमेंट होती है एज गवर्नर ऑफ बंगाल। देखिए स्टूडेंट, पहले हमने बात की थी वाइसरॉय की काउंसिल में अपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। पिछले स्लाइड में हमने बात की थी कि बंगाल की एक हमारे पास प्रोविंस के रूप में स्थापना हुई है, तो यहां पर एसपी सिन्हा को अपॉइंट किया गया है एज गवर्नर। तो फर्स्ट इंडियन, याद रखेंगे, फर्स्ट इंडियन टू बिकेम अ गवर्नर, तो वो कौन थे, एसपी सिन्हा। सर एसपी सिन्हा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, याद रखेंगे सब लोग। ओके, चलिए अब हम समझ लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्या था, एक तो इसने डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस की, जिसका मतलब क्या था, देयर वर 2 क्लासेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और मिनिस्टर्स। और यहां पर क्या कहा गया कि जो सब्जेक्शन को दो लिस्ट में हम डिवाइड करेंगे, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट। ये देखिए एक तरह से कहीं ना कहीं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें ली गई हैं वो यहां से, इन एक्ट से कहीं ना कहीं वो इंस्पायर्ड है। और यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन से एक्ट के थ्रू हाई कमिश्नर की एक पोस्ट क्रिएट की गई फॉर इंडिया इन लंदन। लंदन के अंदर हाई कमिश्नर फॉर इंडिया की पोस्ट क्रिएट की गई, दैट इज डन थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो कि किसके टाइम पर आया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पर आया। मैं जल्दी से एक बार क्विक रिकैप करा देता हूं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पर क्या क्या हुआ। ओके, एक तो हमारे पास हमने बात की कि कांग्रेस का सेशन होता है। ओके, देख लेते हैं फिर से हम, कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का एक जॉइंट सेशन होता है 1916, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, और यहां पर हमने बात की कि होम रूल लीग मूवमेंट शुरू होती है किस किस के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा। फिर गांधी जी के राइवल के बारे में बात की, गांधी जी की वापसी होती है भारत में, चंपारण सत्याग्रह होता है, रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसके आगे चलते हुए होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद यहां पर आपको खिलाफत मूवमेंट देखने को मिलेगी, और यही खिलाफत मूवमेंट आकर चलकर मर्ज हो जाती है किसमें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, असहयोग आंदोलन में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट इज सब्जेक्टेड टू लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लॉर्ड रीडिंग के बारे में। लॉर्ड रीडिंग स्टूडेंट क्या करते हैं, जो रॉलेट एक्ट की वजह से पूरा इशू बना हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, उसको रिपील कर लेते हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था किसके टाइम पर, क्वेश्चन आ गया तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रिपील किसके टाइम पर हुआ, तो लॉर्ड रीडिंग। दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। इनके टाइम पर स्टूडेंट मोपला रेबेलियन होता है केरला में, और ये पूरा का पूरा रेबेलियन मालाबार कोस्ट पे हमारे पास एक तरह से कंसंट्रेटेड होता है। तो आपने याद रखना है, मालाबार कोस्ट पे जो हमारे पास रेबेलियन हुआ था, विद्रोह हुआ था, वो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर हुआ था। ओके, एक और बहुत हमारे पास इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंसिडेंट ऑफ वायलेंट इंसिडेंट ऑफ चोरा चोरी।
ओके, चोरी चौरा इंसिडेंट क्या है 1922 का, ये समझ लेते हैं। आपको स्टूडेंट पता होगा, भी हमें थोड़ी देर पहले हमने बात की कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑनगोइंग है, पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा है। इसी दौरान चोरा चोरी, जो कि एक जगह है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, हिंसक हो जाते हैं और वो पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। इस इंसिडेंट में बहुत से पुलिस वाले जिंदा जल जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग गांधी जी क्या बोलते हैं कि मैं अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले रहा हूं। तो इसी के चलते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है, चोरा चोरी इंसिडेंट के चलते। बहुत से कांग्रेस के लीडर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं गांधी जी को कि आप ये मत कीजिए, आप आंदोलन वापस ना लीजिए, लेकिन गांधी जी किसी की बात नहीं मानते और अल्टीमेटली जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो चोरा चोरी इंसिडेंट के चलते क्या हो जाता है, कॉल्ड ऑफ कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। इसके अलावा स्वराज पार्टी की एक तरह से फॉर्मेशन हुई है स्टूडेंट 1922 में, एक तरह से बेस रखा गया, और 1923 से स्वराज पार्टी ने पूरे बड़े लेवल पर काम करना शुरू कर दिया। स्वराज पार्टी की स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो स्वराज पार्टी की जो फॉर्मेशन है उसका क्रेडिट किसको जाता है, दो उस समय के टॉप मोस्ट लॉयर्स, टॉप वकील CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन करते हैं जब उन्हें कांग्रेस से थोड़ा सा लगता है कि कांग्रेस के साथ रहकर वो ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर CR दास और मोतीलाल नेहरू हमारे पास क्या करते हैं, एक नई पार्टी की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज नोन टू बी स्वराज पार्टी। ओके, काकोरी ट्रेन डकैती, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ। काकोरी ट्रेन डकैती कौन कंडक्ट करते हैं, तो काकोरी ट्रेन डकैती हमारे पास दो बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां दोनों HRA के सदस्य हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। वो ये प्लान बनाते हैं कि काकोरी में, एक काकोरी एक्चुअली एक ट्रेन, हमारे पास एक स्टेशन का नाम है जहाँ पर ट्रेन को लूटा जाता है। तो वो एक ट्रेन में जहर खजाने को लूटेंगे और उससे हथियार खरीदेंगे और आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने याद रखना है काकोरी ट्रेन डकैती में जो मेन प्लानर थे वो कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। ओके, और ये काकोरी हमारे पास एक स्टेशन है, दैट इज इन उत्तर प्रदेश। ओके, तो ये भी हमारे पास किसके टाइम पे हुआ, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर। तो आप देख सकते हैं कि तीन इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रेबेलियस चीजें हैं, मोपला रेबेलियन, चोरी चोरा इंसिडेंट एंड काकोरी ट्रेन रॉबरी, ये तीनों हमारे पास रीडिंग के टाइम पर हुई हैं। ओके, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, फॉर्मेशन ऑफ RSS। RSS आगे चलकर भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। इसकी स्थापना 1925 में हुई है और इसको स्थापित किया था केशव बलिराम हेडगेवर ने। केशव बलिराम हेडगेवर वो पर्सन है जो RSS की स्थापना करते हैं। ओके, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, ये पहले कांग्रेस के ही एक मेंबर हुआ करते थे, इससे पहले कांग्रेस के ही एक सदस्य थे। कांग्रेस की विचारधारा को देखते हुए इन्हें लगता है कि कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं रही जो सबके लिए सोच सके, सही काम कर सके। तो ये कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं जो हमारे पास कांग्रेस की विचारधारा के, ऐसा माना जाता है उस समय, अगेंस्ट होती है। तो RSS नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये हमारे पास किसके टाइम पे हुआ, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसा कि मैंने बताया उसको खत्म कर दिया जाता है, सुप्रेस कर दिया जाता है लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे सब्जेक्टेड टू लॉर्ड रीडिंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन की स्टूडेंट जब मैं बात करता हूं तो याद रखेंगे यहां पर साइमन कमीशन भारत के लिए नियुक्त होता है और सर जॉन साइमन के अंडर ये कमीशन भारत आता है 1928 में। जी हाँ, याद रखेंगे। ऑफिसर कौन थे, जॉन साइमन। ओके, सो हमारे पास ये जो साइमन कमीशन है ये भारतीयों के लिए कुछ नए कानून लेकर आना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि साइमन कमीशन का भारत में पूरी तरह से विरोध किया जाता है। क्यों, ये ऑल्दो हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडियंस के लिए कानून बनाया जाता है लेकिन उनकी पूरी टीम में कोई भी इंडियन नहीं है। तो हमारे पास एजिटेशन, जो लाहौर के अंदर विरोध प्रदर्शन उसको लीड करते हैं लाजपत राय जी, और उनके ऊपर हमारे पास लाठीचार्ज किया जाता है और अल्टीमेटली इंजर्ड होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये हमारे पास सब किसके टाइम पर हुआ, लॉर्ड इरविन के टाइम पर। लॉर्ड इरविन के टाइम पर स्टूडेंट नेहरू रिपोर्ट भी आती है। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रेजेंट की जाती है, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। मोतीलाल नेहरू रेकमेंड प्रिंसिपल for the new constitution of India in its report that is known to be Nehru report in 1928, मोतीलाल नेहरू। ओके, बट ये रिपोर्ट जो है रिजेक्ट हो जाती है और इवन आपको मैं बता दूं कि मुस्लिम लीग भी इसको रिजेक्ट कर देती है और इवन कांग्रेस के बहुत से लोग इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। उसके कुछ रीजंस हैं जो हम आगे देख लेंगे, लेकिन फिर से वही क्वेश्चन, जब नेहरू रिपोर्ट आई तो उस समय वाइसरॉय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड इरविन। कांग्रेस 1929 के अपने लाहौर अधिवेशन को कंडक्ट करती है और उसमें पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन करती है कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए काम करेंगे, अब हमारा और कोई लक्ष्य नहीं होगा, पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमारा लक्ष्य रहेगा। तो 1929 में जब हमारे पास लाहौर सेशन हुआ तो उस समय वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड इरविन।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की जाती है 1930 में लंदन में। लेकिन उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, गांधी जी डांडी मार्च स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, याद रखेंगे, गांधी जी डांडी मार्च स्टार्ट करते हैं और इसके थ्रू हमारे पास भारत में एक नई मूवमेंट शुरू हो जाती है, दैट इज नोन टू बी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये आप याद रखेंगे, दैट इज नोन टू बी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओके, इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखिए इलाहाबाद में हमारे पास इंडियन मुस्लिम लीग का सेशन चल रहा है। ठीक है, 1930 में मुस्लिम लीग का सेशन चल रहा है इलाहाबाद में, और वहां पर एक पर्सन है, एक मेंबर है मुस्लिम लीग के, जिनका नाम है सर अलामा मोहम्मद इकबाल। सर अलामा मोहम्मद इकबाल ये क्या करते हैं, एड्रेस देते हुए बात करते हैं कि दो नेशंस की थ्योरी हमारे पास इंडिया में अब चलेगी। अब एक कंट्री में हम नहीं रहेंगे, हम मुस्लिम्स को एक दूसरी कंट्री चाहिए ही चाहिए, यानी टू नेशन थ्योरी का यहाँ पर एक तरह से बैकग्राउंड सेट हो चुका है। तो पहली बार आपने याद रखना है, टू नेशन थ्योरी के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर सबसे पहले अपनी स्पीच में किसने बात की थी, सर अलामा मोहम्मद इकबाल। इसको इलाहाबाद एड्रेस के रूप में जानते हैं, जो कि हुआ था 1930 में, और अगेन किसके टाइम पीरियड पे, लॉर्ड इरविन के टाइम पर। ओके, नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है चित्तागोंग आर्मरी रेड। अब ये चित्तागोंग आर्मरी रेड क्या है? आर्मरी का मतलब होता है स्टूडेंट वो एरिया जहां पर हथियार रखे जाते हैं। चित्तागोंग आज की डेट में हमारे पास बांग्लादेश में लाई करता है, पहले ये इंडिया का पार्ट हुआ करता था, आज बांग्लादेश में है चित्तागोंग। तो यहाँ पर हथियार रखे हुए हैं जिनको सूर्यसेन अपने साथियों के साथ मिलकर लूट लेते हैं ताकि वो आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ा सकें। ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत बार पूछा गया है कि चित्तागोंग आर्मरी रेड को किसने लीड किया था, तो दैट इज लेड बाय सूर्यसेन, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। मास्टर दा इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाय प्रोफेशन ये एक टीचर हुआ करते थे और इनका फेमस नाम हुआ करता था मास्टर दा। ये इनसे रिलेटेड मैंने एक पिक्चर आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इनके रिलेटेड पोस्ट की है, तो आप देख सकते हैं। ओके, सो बाद में इनको पकड़ लिया जाता है, ठीक है, और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, फाइनली इनको एक तरह से एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा गांधी इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसको हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। जी हाँ, याद रखेंगे गांधी इरविन पैक्ट। देखिए गांधी और इरविन मिलकर एक समझौता करते हैं जिसके तहत गांधी जी क्या बोलते हैं कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देंगे, बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी शर्तों को माने। तो एक समझौता होता है गांधी जी और इरविन के बीच में, दैट इज नोन टू बी गांधी इरविन पैक्ट। 1931 में समझौता हुआ था, ईयर याद रखेंगे। और इस समझौते के कुछ टाइम बाद ही आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट समझौता था जिसमें गांधी जी डिमांड रखते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको रिहा किया जाए, और एक लिस्ट बनाकर इरविन को देते हैं। और उस लिस्ट में हमारे पास भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम नहीं होता। तो अल्टीमेटली उस लिस्ट में नाम ना होने की वजह से ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इन 3 ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स को रिहा नहीं करते और इनको हमारे पास फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, शिवाराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर इन 1931। आपको पता ही होगा 1931 में हमारे पास ये हमारे महान क्रांतिकारी शहीद हो जाते हैं। सो उस समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे, याद रखेंगे, लॉर्ड इरविन। सो इरविन, गांधी इरविन पैक्ट और कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव कहीं ना कहीं लिंक्ड है, आप इस चीज को समझिए। नेक्स्ट हमारे पास लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पर स्टूडेंट एक तो होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट आप याद रखेंगे, पूना पैक्ट एक पूर्ण समझौता था किस किसके बीच में, महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में। दैट इज रिलेटेड टू द डिप्रेस्ड क्लास ऑफ द इंडिया। डिप्रेस्ड क्लास जो भारत के दबे और कुचले लोग हैं उनको लेकर एक समझौता होता है। ये हम आने वाले लेक्चर्स में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दैट इज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड विलिंगडन। ओके, चलिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान डिक्लेरेशन जो है, पाकिस्तान को लेकर एक डिक्लेरेशन एक पैम्फलेट के रूप में पहली बार दिखाई देती है और पहली बार वर्ड यूज किया जाता है पाकिस्तान। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की है, पहली बार 1933 में वर्ड यूज किया गया था पाकिस्तान, इसमें आई मिसिंग था। तो ये हमारे पास पहली बार किसने यूज किया था, चौधरी रहमत अली ने। और इन्होंने एक पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किया कि वी नीड अ सेपरेट नेशन, हमें एक अलग कंट्री चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। और ये जो है पैम्फलेट हमारे पास जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे पास डेलीगेट्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पर हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। तो लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होती है लंदन में, तो वहां पर क्या करते हैं कि चौधरी रहमत अली पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहां पर पाकिस्तान डिक्लेरेशन पहली बार यूज की गई है। तो देखिए एक तरह से स्टेज क्रिएट हो रहा है इंडिया के पार्टीशन को लेकर। तो मैंने आपको इससे पहले एक और नाम बताया था, अब यहाँ पे मैंने एक नाम बताया है पाकिस्तान से रिलेटेड, दैट इज चौधरी रहमत अली। ही यूज द वर्ड पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके,
फिर हमारे पास स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस किया जाता है लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पर, ये याद रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहीं से लिया गया है। आप मान सकते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्केलेटन है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम पॉलिटी वाली सीरीज में कवर करेंगे, तो यहां पर आप इतना जरूर याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था वो लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पीरियड पे आया था। आरबीआई की स्थापना होती है स्टूडेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे इन द ईयर 1935। आरबीआई की जो स्थापना होती है 1935 में होती है, लेकिन एक्ट जो यूज किया गया है वो आप याद रखेंगे, द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और इसमें स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आरबीआई एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्ट जो यूज किया गया दैट इज आरबीआई एक्ट 1934, और एस्टैब्लिश आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई? 1935 में, 1935 में। और पहले गवर्नर कौन बने आरबीआई के, ये भी आप याद रख सकते हैं, सर ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने? सर ओसबोर्न स्मिथ। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट लॉर्ड लिनलिथगो की। लॉर्ड लिनलिथगो की स्टूडेंट जब मैं बात करता हूं तो इनके टाइम पर प्रोविंशियल इलेक्शन हुए पहली बार 1937 में। तो आपने याद रखना है प्रोविंशियल इलेक्शन जो इंडिया में पहली बार हुए, सो उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। और इनके टाइम पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चलती है। तो इंडिया को ना चाहते हुए भी वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ओके, और इसी दौरान हमारे पास आता है लाहौर रेजोल्यूशन बाय मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग लाहौर रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर देती है, जिसमें हमारे पास क्या कहा जाता है कि हमें एक दूसरी कंट्री के लिए काम करना है। हम मुस्लिम जो हैं वो दूसरी कंट्रीज के लिए ही बात करेंगे। हम जब भी हमें इंडिया को आज़ादी मिलेगी तो हम 2 नेशन थ्योरी के ऊपर ही काम करेंगे। सो दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ मुस्लिम लीग, दैट इज डिसाइडेड इन द लाहौर रेजोल्यूशन। ओके, क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाता है 1942 में। क्रिप्स मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट वो भारतीयों को एक तरह से कन्विंस करना है, मनाना है कि आप वर्ल्ड वॉर 2 में हमारा साथ दीजिए, बदले में हम आपको आज़ादी दे देंगे जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगी। लेकिन क्रिप्स मिशन जो है कहीं ना कहीं वो फेल हो जाता है, कंप्लीटली सक्सेसफुल आप कह सकते हैं नहीं हो पाता। क्विट इंडिया मूवमेंट उसके बदले भारत में शुरू हो जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन एक तरह से शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसी में आपको पता होगा क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान हमारे पास गांधी जी एक नारा देते हैं, करो या मरो का, आपने सुना होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होती है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। इंडियन नेशनल आर्मी की जो फॉर्मेशन है वो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स के द्वारा की गई है। जो अंग्रेजी सोल्जर, जो सॉरी मैं कहूंगा यहां पर वर्ड यूज करूंगा सही वर्ड, जो भारतीय ब्रिटिश सोल्जर हैं, जो अंग्रेजों के लिए भारतीय सोल्जर लड़ाई कर रहे हैं, उनको जापानीज सोल्जर क्या करते हैं, जापान के लोग क्या करते हैं, सिंगापुर में पकड़ लेते हैं और फिर अल्टीमेटली एक आर्मी क्रिएट की जाती है ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को मिलाकर। और ये काम कौन करते हैं? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह इज नोन टू बी द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए के संस्थापक के रूप में हम कैप्टन मोहन सिंह को जानते हैं। बाद में रास बिहारी घोष भी इस सब में इंक्लूड हो जाते हैं। और अल्टीमेटली इंडियन नेशनल आर्मी का चार्ज कौन संभालते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, आईएनए की पिक्चर है, इंडियन नेशनल आर्मी की जो हमारे पास ऑफिशियल्स हैं उनकी पिक्चर, और बीच में हमारे पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े आपको दिखाई दे जाएंगे। आपको मैं ये बता दूं स्टूडेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो 1938 में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 51st सेशन 1938। लेकिन कांग्रेस में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनके मतभेद हो जाते हैं, तो इसीलिए वो कांग्रेस छोड़ देते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं फ्रॉम द प्रेसिडेंट पोस्ट। जी हाँ, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हमारे पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब बने थे? इन द ईयर 1938, 51st सेशन। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लॉर्ड वेवल। देखिए स्टूडेंट, अब एक बात समझ लीजिए कि मुस्लिम लीग के यहाँ पर एक तरह से रवैये के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये पता चल चुका है कि मुस्लिम लीग जो है वो 2 नेशन थ्योरी पर बहुत आगे बढ़कर काम कर रही है। तो सी राजगोपालाचारी एक फॉर्मूला देते हैं 1944 में, जिसको बोलते हैं हम राजगोपालाचारी फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या था ये समझिए। तो ये डेडलॉक था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जो हमारे पास एक तरह से सिस्टम जो रुक गया है उसको
एक तरह से फिर से चलाने के लिए गोपालाचारी जी एक फॉर्मूला देते हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया हैं भारत में, उनके अंदर हम जनमत संग्रह कराएंगे, यानी कि वहाँ के लोगों से भी पूछा जाएगा, प्लेबिसाइट कराया जाएगा और पूछा जाएगा कि आप एक दूसरी कंट्री चाहते हैं या नहीं, जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं। लेकिन कंडीशन ये भी रखी गई कि उन एरियाज में सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं करेंगे, वहाँ रह रहे जितने भी लोग हैं सब वोट करेंगे। मान लीजिए एक एरिया है एक्स, उस एरिया में कुछ मुस्लिम भी हैं, कुछ हिंदू भी हैं, कुछ सिख भी हैं, कुछ ईसाई भी हैं। तो वहाँ पर जब जनमत संग्रह होगा, प्लेबिसाइट होगा, तो वो सब लोग वोट करेंगे क्या वो लोग एक अलग कंट्री के रूप में अपने आप को यहाँ पर रहना चाहते हैं या वो इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन सी राजगोपालाचारी जी का फॉर्मूला जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। ये आप एक न्यूज़पेपर की उस समय की एक हेडलाइन देख सकते हैं, द सिंध ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर का नाम है। राजा जी हमारे पास सी राजगोपालाचारी जी को बोलते हैं, राजा जी पैक्ट बिड विद जिन्ना। तो वो जिन्ना के साथ कुछ नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्ना जी तो मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि एक अलग कंट्री उन्हें मिले ही मिले ताकि वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन सके। तो शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, लॉर्ड वेवल हमारे पास सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इंडियन लीडर्स को बुलाते हैं और शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। तो शिमला कॉन्फ्रेंस और राजगोपालाचारी फॉर्मूला दोनों हमारे पास किसके टाइम पर आते हैं? लॉर्ड वेवल के टाइम पर। कैबिनेट मिशन भारत आता है और आपको बता दूं कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कैबिनेट मिशन हमारे पास इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है इस समय पे। ओके, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो भारतीय इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया है, वो है डायरेक्ट एक्शन डे। जी हाँ, आपको बता दूं कि डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो पाकिस्तान के जो फर्स्ट एक तरह से लीडर मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से कॉल किया गया था। और वो क्या बोलते हैं कि मुस्लिम सड़कों पे निकलें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। तो उसके बाद क्या होता है, कत्लेआम मचता है और बंगाल के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क पड़ते हैं। तो इसको हम कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे। इसको मुस्लिम लीग ने कॉल किया था और मुस्लिम लीग के लीडर ने बेसिकली कॉल किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने, 16 अगस्त 1946 को। ये भारतीय इतिहास में एक काला दिन इसको एक तरह से आप कह सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेवी में म्यूटनी देखने को मिलती है। इंडियन जो नेवी है उसमें हमारे पास अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह हमारे पास देखने को मिलता है। यहाँ पर इससे पहले इतना बड़े लेवल का कभी नेवी के अंदर विद्रोह देखने को नहीं मिला। आर्मी के अंदर तो हमने बहुत बार विद्रोह देखा था, लेकिन रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी 1946 में बहुत बड़े लेवल की म्यूटनी थी, जो होती है लॉर्ड वेवल के टाइम पीरियड पे। तो ये सब आप पॉइंट्स याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि वेवल के टाइम पीरियड पे, लॉर्ड वेवल के टाइम पीरियड पे हमारे पास ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं एटली। उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एटली। वो अनाउंस करते हैं दैट पावर वुड बी ट्रांसफर टू द इंडियंस बाय जून 1948। वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं? दैट पावर वुड बी ट्रांसफर टू द इंडियंस बाय जून 1948, कि जून 1948 तक उस या उससे पहले भारतीयों को पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो एक तरह से भारत की जो आज़ादी की अनाउंसमेंट थी वो किस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने की थी? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने की थी। और उस समय भारत के वायसरॉय कौन थे? वो थे लॉर्ड वेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट्स। ओके, हमारे पास नेक्स्ट वायसरॉय आ जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन की बात करूं तो लास्ट वायसरॉय हैं और आजादी के बाद ये बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। जी हाँ, आजादी के बाद ये बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ओके, सो इनके टाइम पर आप समझ ही गए होंगे कि इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है और पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको पास कर देती है। और ये पास कब होता है? 4 जुलाई 1947 को। डेट याद रखेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल कब पास हुआ था? 4 जुलाई 1947 को। और फाइनली टू नेशन थ्योरी के ऊपर काम करना पड़ता है और सर सिरिल रेडक्लिफ को अपॉइंट किया जाता है ताकि बॉर्डर डिसाइड किया जा सके बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दैट्स व्हाई द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन टू बी रेडक्लिफ लाइन। तो ये सब होता है लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पीरियड पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1947 के बाद जब भारत को आज़ादी मिलती है तो वायसरॉय की पोजीशन तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। किसमें? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। और हमारे पास लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। और इनके बाद जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे, आई गेस आपको पता ही होगा, वो है सी राजगोपालाचारी। जी हाँ, सी राजगोपालाचारी बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब कि इंडिया से जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो थे सी राजगोपालाचारी। एंड ऑब्वियसली इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, क्योंकि उसके बाद ये पोजीशन किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। और देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास उस समय की एक पिक्चर है 1947 की, जब इंडिया को आज़ादी मिली। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स की आप हेडलाइंस देख सकते हैं, इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स। तो दैट इज
ऑल अबाउट द वॉइसरॉयज। तो ये हमने स्टूडेंट वो क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये चीज़ हमारे पास किस वॉइसरॉय के टाइम पीरियड पे हुई। जैसे हमारे पास शिमला समझौता किस टाइम पर हुआ, शिमला एग्रीमेंट किस टाइम पर हुआ, या फिर हमारे पास जो डायरेक्ट एक्शन डे है वो मुस्लिम लीग ने जब कॉल किया तो उस समय वॉइसरॉय कौन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बेसिकली कवर किए हैं। आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।